हरिओम दादा। आज बाराक्षार के संबंध में हम लोग बात करेंगे। गए मंगलवार को बाराक्षार के संबंध में जब भी चर्चा हुई, 7 बज चुके थे, थोड़ी देरी हो गई थी, तो कुछ लोगों ने दूसरे क्लास में जाने हेतु अपना क्लास छोड़ दिया। तो कुछ लोगों को ये बातें जो है सुनने में नहीं आई, और इसीलिए मैं आज गत वर्ग के कुछ बातें रिपीट करने वाला हूं, और साथ ही साथ जो भी सॉल्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसका कॉम्बिनेशन यानी मिक्सचर हम कैसा कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे हर क्लास के अनुसार सर्वप्रथम हम ईश्वर को नमन करते हुए अपने कार्य की शुरुआत करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरुवे नमः। जो भी विषय पे मैं बात करता हूं उसको आधार रामचरितमानस का है, और इसीलिए रामचरितमानस में शंकर और पार्वती जी की एक प्रार्थना दी हुई है, उसको याद करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वर। इसका मतलब होता है श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूं, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। इसके साथ हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मैं हर बार जीवन शैली में बदलाव हो और अपने जीवन में स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास हो, इसलिए मैं कुछ चीजें रिपीट करता हूं। दोबारा उसको थोड़े में रिपीट करूंगा, क्योंकि यह साधना हमें रोजमर्रा की जिंदगी में अपने में उतारनी, तभी जाके सर्वांगीण विकास संभव। केवल बातें सुनकर कानों को अच्छी लगती है, इसलिए सुनना और छोड़ देना जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। जब तक हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इन चीजों को नहीं उतारेंगे, तब तक जीवन बदला हुआ नहीं पाएंगे। मैंने कई टाइम भी बोला था कि रामचरितमानस आधारित जो साधना है उसके 3 सूत्र है: तप, सेवा और सुमेर। तप का संबंध खाना न खाने से है, सेवा का संबंध देने से है, और सुमिरन का संबंध यानी ध्यान भगवान से नाता जोड़ने से। साथ ही साथ मैंने ये बोला था कि जो 12 पे हम लोग बात कर रहे हैं, वे 12 खाने में से बड़ी आंत में एब्जॉर्ब होते हैं, शोषण होता है। मगर अगर सॉल्ट की कुछ कमी हो जाए या खाने में वो सॉल्ट उपलब्ध ना हो, तो सॉल्ट की डेफिशिएंसी बॉडी में फॉर्म होती है, और इसीलिए हम बाहरी जो आज मार्केट में सॉल्ट अवेलेबल है, अलग अलग शक्ति युक्त, उसका इस्तेमाल करके भी उन डेफिशिएंसी की पूर्तता कर सकते। और इसलिए बड़ी आंत को साफ सुथरा रहना अति आवश्यक है। इसलिए सप्ताह में 1 या 2 बार का एनिमा, और क्योंकि हम 24 घंटे कुछ ना कुछ खाना पीना, कुछ मेंटल लेवल पे काम करना, शारीरिक तौर पे काम करना, ये बातें करते हैं, शरीर को तो विश्राम मिलता है मगर अंदर की अतड़ियों को विश्राम नहीं। वे काम करते रहते हैं, तो उनके ऊपर का कुछ बोझा कम हो,
इसलिए सप्ताह में 1 दिन, महीने में 3 दिन और 6 महीने में 9 दिन का उपवास अति आवश्यक, जिससे सिस्टम का पुनरुज्जीवन होता है, प्रोसेस ऑफ रिजेन्युएशन एक्टिव होती है। और इसलिए इन चीजों को हमें अपने जीवन में होता, जब तक ये बातें हम करेंगे नहीं, हमें अनुभव नहीं आएगा। गत 45 वर्ष से मैं इन चीजों को अपने जीवन में उतार रहा हूं और उसका अनुभव कर रहा हूं, और लोगों के साथ उसी का मैं शेयर भी कर। इसके बाद हम सुमिरन यानी ध्यान, मेडिटेशन, एक 5 मिनट का ध्यान हम लोग लेते हैं, ताकि जीवन में ध्यान का महत्व समझे, जीवन में ध्यान की आदत लगे। इसलिए एक 5 मिनट का हमको ध्यान लेना है। ध्यान के पूर्व आंखों से चश्मा उतारना है, आंखें बंद करनी। मन अशांत रहता है, दिमाग में कई विचार आते हैं। जैसा हम लोग पिक्चर देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, वैसे ही बहुत सी घटनाएं हमारे आंखों के सामने। मन चंचल है, और इसीलिए मन को धीरे धीरे स्थिर करना, चंचलता कम करना, मन को शांत करना, यह एक प्रयास, जबरदस्ती नहीं, मगर प्रयास करना आवश्यक है। आंखें बंद करना है। हमारी चेतना शक्ति धीरे धीरे ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश करती है, और जैसा हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, वैसे ही हमारी चेतना शक्ति ईश्वरीय शक्ति से चार्ज होती है। और इसके लिए दिन में 3 बार का ध्यान 20-20 मिनट हमको करना आवश्यक है। अभी हम एक 5 मिनट का ध्यान करेंगे। न कुछ करना है, न कुछ करने की सोचना, धीरे धीरे मंत्र जाप, किसी ईश्वर या गुरु का नाम जप करें, उसमें गैप बढ़ाते, राम राम राम।
ट्रे रख, दोनों हाथों को मसल के चेहरा और आंखों के ऊपर से घुमाएं। धीरे धीरे आंखों को खोलें। अभी हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। मैंने जैसे शुरू में कहा कि कुल सॉल्ट 12 हैं और सॉल्ट के कमी के कारण शरीर में विविध प्रकार की व्याधियां होती। यह फिलॉसफी है। मैंने अभी तक जो सॉल्ट लिए हैं उसमें फॉस्फेट्स लिए हैं, कलकिरिया फ्लोर, काली मूर, इस प्रकार की दवाइयां हमने ली। मैंने जैसे कहा कि 5 फॉस्फेट्स, 3 सल्फेट्स और बाकी सॉल्ट्स, एक नमक से बना हुआ है, अभी वो लेना बाकी है। हमने गत मंगलवार को 3 प्रकार के सॉल्ट लिए थे। थोड़ी जल्दबाजी हुई थी, कुछ लोगों को वह मौका नहीं मिला सुनने का, और इसीलिए जो महत्वपूर्ण सॉल्ट उसको मैं आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ताकि आपके जीवन में उसका इस्तेमाल करने में सुविधाजनक हो। कल ऐसे ही बैठते हुए मैंने कुछ किताबों का अध्ययन किया और एक भी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि कुल सॉल्ट भले ही 12 हो, मगर हर सॉल्ट के अंदर जो होम्योपैथी का जो फील्ड है, जिसमें हजारों दवाइयां हैं, हर सॉल्ट के अंदर कई होम्योपैथिक दवाइयों के गुण पाए गए। मान के चलिए हमने फेरम फॉस लिया, जो एक फॉस्फेट है, वो फॉस्फेट लिया तो साथ ही साथ हमने मान के चलिए 8-10 प्रकार के होम्योपैथिक दवाइयों का भी लाभ उठा लिया। यह उसका मतलब। कल बैठे बैठे मैंने कुछ लिस्ट बनाई। सॉल्ट तो 12 है, अगर जीवन में हमें कुछ होम्योपैथिक दवाइयों का भी अगर सहारा लेना होगा, तो ऐसी कितनी दवाइयां हो सकती हैं जो कि 12 क्षार में भी सम्मिलित है और रोजमर्रा की जिंदगी में उसकी आवश्यकता है। तो वे भी करीबन 12 दवाइयां निकली। मोटी मोटी ली मैंने, सब प्रकार की नहीं ली, क्योंकि कुछ दवाइयां ऐसी होती है कि एक्सपर्ट्स ओपिनियन प्राइमरी होता है, मगर किसी ने एक्सपर्ट से एक बार सलाह ली और उसका दोबारा या तीसरी बार या चौथी बार उसका इस्तेमाल किया, तो उससे हानि कुछ भी नहीं। हालांकि इसमें हानि नाम की कोई चीज ही नहीं, मगर फिर भी 12 क्षार और 12 कुछ होम्योपैथी की दवाइयां और साथ में कुछ मदर टिंचर्स, मैं सबसे आखिरी में इसकी लिस्ट मैं आपको दूंगा। सो 12 अधिक 12, 24 दवाइयां अगर घर में हम रखते हैं और कुछ मदर टिंचर्स, यानी मान के चलिए कुछ कुल आंकड़ा होता है 30 का अंदाजन। तो 30 फर्स्ट एड में आपके घर में, जैसे हम लोग फर्स्ट एड लगते हैं, तो फर्स्ट एड में अगर 30 प्रकार की चीजें आपके पास पड़ी रहे, तो मेरा मानना है कि जिंदगी में जहां तक इमरजेंसी आने की गुंजाइश कम हो जाए, आपको तुरंत कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, एक छोटी बच्ची को उसकी माँ मेरे यहाँ लेके आई। हर चीज का ध्यान रहना बहुत आवश्यक। वो लेके आई, उसने कहा कि बच्ची के एक नाक में रबर बैंड चला गया। रबर बैंड जो होता है, पता नहीं, छोटी बच्ची
बच्चे जो है खेलते रहते खेलते खेलते एक रबर बैंड उसके एक नाकपुड़ी में चला गया। अब वो लेके आई, हालांकि अड़ोस पड़ोस वालों ने बोला डॉक्टर के पास ले जा, सर्जन के पास ले जा, मगर उसका विश्वास था, वो मेरे पास लेके आ गया। अब मैंने क्या किया, कोई दवाई का तो कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने क्या किया, कागज की एक पुंगली बनाई और जिस अपोजिट नाकपुड़ी के अंदर वो पुंगली मैंने ऐसे डाल दी। जैसे नाक में पुड़ी वो पुंगली डाल दी, जम के छींक छींक आई और रबर बैंड बाहर आया। ऐसे मेरे पास कई उदाहरण है। ये तो हालांकि एक मेरा अनुभव है, कुछ एक्सपर्ट लोगों के अनुभव भी मेरे दिमाग में है, समय के अनुसार आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँ। कुछ चीजें बहुत जानना जरूरी है। वैसे ही अभी हम लोग गए टाइम जो सॉल्ट हमने लिए थे, उसमें सल्फेट्स में 3 सल्फेट मैंने आपको, एक नेट्रम सल्फ, एक काली सल्फ और एक कलकेरिया सल्फ। 3 सल्फेट्स। 3 सल्फेट्स में से सबसे पहले हमने काली सल्फ को कवर कर लिया। काली सल्फ में 3rd ग्रेड ऑफ इंफेक्शन जो होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड, तो 3rd ग्रेड ऑफ इंफेक्शन में हमें काली सल्फ गड़ी काम का, एक काम की दवाई या सॉल्ट। उसके बाद 2 सॉल्ट बचे, एक नेट्रम सल्फ और कलकेरिया सल्फ। नेट्रम सल्फ और कलकेरिया सल्फ का परिचय आज हम लोग रिपीट करें। उसके बाद केवल 2 सॉल्ट बचे, नेट्रम मूर और सिलिका। हालांकि इसकी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, तो मेरी एक सोच है कि एकदम 12 के 12 सॉल्ट का बोझा न डालते हुए, जो हमने 10 सॉल्ट सीखे हैं, कुल मिला के 10 हो जाएंगे, इसी के कॉम्बिनेशंस रोजमर्रा की जिंदगी में इसका कैसा इस्तेमाल हो, ये सीखने की हम लोग कोशिश करेंगे। दो जो सॉल्ट है, नेट्रमूर और सिलिका, सबसे आखिरी में उसका मैं परिचय करा दूंगा, जिसका इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में आवश्यक नहीं। अभी नेट्रम सल्फ के संबंध में मैं बात करना चाहूंगा। नेट्रम सल्फ जो है, ये सोडियम सल्फेट बोलते, सोडियम सल्फेट। नेट्रम सल्फ की एक खासियत है, उसके कैरेक्टर है कि शरीर में वाटर लेवल को वो बैलेंस करता है। वाटर लेवल को बैलेंस करता है का मतलब, पानी का प्रमाण में अगर शरीर में पानी का प्रमाण ज्यादा हो, तो इस सॉल्ट जो है उस पानी को खींच के वाटर लेवल को नॉर्मल लाने की कोशिश करता है। अगर वाटर लेवल कम हो गया है, मान के चलिए कि किसी का हार्ड स्टूल हो रही है, कड़क लेटरिन होना, ड्राई, जल्दी निकलती नहीं है, परेशानी होती है, तो ऐसे समय नेट्रम सल्फ का अगर इस्तेमाल किया तो वाटर लेवल को बढ़ा देगा, उसमें चिकनाहट लाएगा और हार्डनेस भले ही रहे, मगर उसको उसकी तकलीफ आपको कम होगी, क्योंकि उसमें चिकनाहट आएगी। तो इस प्रकार की वाटर लेवल को ये बैलेंस करता है। अभी जैसे यहाँ एक सेंटेंस उन्होंने दिया ही हुआ है कि नेट्रम सल्फ इज अपोजिट टू नेट्रम मूर। हालांकि वो अपने को लेना बाकी है, इसलिए उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। नेट्रम सल्फ बाय स्टिमुलेटिंग द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बाइल डक्ट, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बाइल बनता है डाइजेशन के लिए, उसमें भी ये एक घटक पाया गया है। विशेष इसका जो परिणाम है वो पैंक्रियास, बाराक्षार में एकमेव ऐसा सॉल्ट है कि जो डायबिटीज के ऊपर उपयोग सिद्ध कर, पैंक्रियास पे इसका असर होता है, इंटेस्टिनल कैनल पे इसका असर होता है, और इसीलिए नेट्रम सल्फ भी 6x शक्ति में हम लोग इस्तेमाल करके पैंक्रियास को हेल्दी
रख सकते हैं। ये एक मुद्दा याद रखें। उसके बाद में पेशाब की कोई शिकायत हो, नेट्रम सल्फ का असर अच्छा है। उसके बाद में मोटर नर्व्स, जो ब्रेन का बॉडी के ऊपर कंट्रोल है, वो मोटर एक्शन के माध्यम से होता है। सो मोटर नर्व जो है, जो पाथ है, उसको भी मेंटेन करने में यह सॉल्ट काम में आता है। कोलन, बड़ी आंत, उसके ऊपर भी इसका अच्छा असर है। कॉन्स्टिपेशन अगर है तो कॉन्स्टिपेशन पे भी ये वाटर लेवल को बढ़ा के कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। उसके बाद में जीभ के ऊपर या जैसे कफ बनता है, तो इसमें येलो या ग्रीनिश कलर का अगर कफ है तो उसको भी कम करने में ये काम में आता है। अब इसके जनरल एक्शन क्या है? इट एक्साइट्स द सिक्रेशन ऑफ द इंटेस्टाइन एंड स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ द इंटेस्टिनल ग्लैंड। इस सिस्टम को स्टिमुलेट कर, जैसे एक कप चाय लेने से एक बॉडी में चैतन्य आ जाता है, स्टिमुलेशन होता है, उसी प्रकार से यह कुछ ऑर्गन में स्टिमुलेशन का भी काम करता है, सिक्रेशन को बढ़ाता है, जैसे इंटेस्टाइन्स, लिवर, पैंक्रियाज, इसके ऊपर भी इसका बढ़िया असर पाया गया है। उसके बाद में बुखार में, जैसे मलेरियल फीवर है, सो मलेरियल फीवर में ये नेट्रम सल्फ का खास उपयोग है। जनरल फीवर में तो हमने सीखा है कि फेरमफास का हम इस्तेमाल करते हैं, मगर स्पेशली मलेरियल फीवर हो, मलेरियल फीवर के खास लक्षण है, इसका बुखार एक दिन आ रहा है, रोजाना नहीं, एक दिन आ, और 3 दिन की या 4 दिन के बाद ही इसे ब्लड टेस्ट में इसका कंफर्मेशन होता है, जैसे टाइफाइड है। अक्सर आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार यह पाया गया है कि बुखार आने में, वह बुखार में कौन से लक्षण है, यह 3 दिन के बाद ही स्पष्ट हो। और इसलिए आयुर्वेदिक तज्ञ पहले जमाने में रेचक की दवा देते थे, यानी पेट साफ। पेट साफ अगर हो गया तो एब्सॉर्प्शन बढ़ेगा और आवश्यक तत्व खींचे जाएंगे, और जिसके कारण बुखार कम होने में मदद हो। जनरल फीवर हमेशा 3 दिन का है, और 3 दिन के बाद ही हर टेस्ट में कंफर्मेशन होता है कि जनरल फीवर से छोड़कर स्पेसिफिक फीवर कौन सा है, ये 3 दिन के बाद पता चलता है। इसलिए अक्सर हम लोग अपने जीवन 3 दिन अगर बुखार आ जाए तो हम लोग खाने में परिवर्तन, जैसे दाल रोटी चावल सब्जी खाने की जगह हम लोग फ्रूटेरियन डाइट को बढ़ा देते, फल फलों को बढ़ा देते, सब्जियों का सूप लेंगे, कच्चे सब्जियों का जूस लेंगे, पत्तों का जूस लेंगे, खासकर पत्तों का जूस। ये हम लोग 3 दिन अपनाते हैं, और एनिमा का इस्तेमाल करते हैं, और रोजाना 2 बार रगड़ के नहाते, तो बॉडी की हीट निकल जाती है, और बुखार 3 दिन का सिंपल फीवर 3 दिन में खत्म हो जाता है। उसके बाद आप अपने नॉर्मल जीवन में आ सकते। हाँ, मगर मलेरिया है तो एक दिन आ आएगा, टाइफाइड है तो रोजाना एक फिक्स टाइम में आएगा, फ्लू अगर है तो 7 दिन का रहता है। तो ये लक्षण 3 दिन के बाद ही महसूस हो। यह प्रयोग अगर आपको भी करना है तो मेरा ये मानना है, छोटे बच्चों पे ना करते हुए खुद के ऊपर भले प्रयोग करें, कोई दिक्कत। घर में थर्मामीटर रखें और टेम्परेचर हमेशा 1 के अंदर हो, 1 के ऊपर ना जाए। जैसे 99 100 एक लिमिट हो, 99 उस, अगर उस टेम्परेचर उससे बढ़ रहा है ऐसा लगता है तो स्पंजिंग करें, ठंडे पानी की पट्टी। अगर ठंडी का मौसम है तो गुनगुने पानी की पट्टी गीली करके और पूरे बदन को पोंछ लें, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। इसी के लिए यह नियम था। स्पंजिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी की हीट जो है वो स्किन के पोर्स के माध्यम से निकल। खैर, ये हम लोग जब रोग के बारे में बात करेंगे, फीवर्स के बारे में बात करेंगे, तो इन डिटेल्स में आपको बताऊं। अभी नेट्रम सल्फ के जो असर है बॉडी पे, ऑर्गन्स पे, वो कौन कौन से ऑर्गन पे असर है,
ये आप लोग देखते हैं। अभी जैसे मेंटल लेवल पे डरावने सपने, या किसी का कोई व्यक्ति होता है जिसको डर लगता है हर चीज, चिड़चिड़ा, या उसमें एक खास लक्षण दिया है सुसाइडल टेंडेंसी। जिंदगी में नर्वसनेस आने के कारण जीने की चाहत कम हो जाना, ये भी एक उसमें लक्षण दिया। उसके बाद में हेड एंड स्काल्प, टॉप जो होता है हेड, हेडेक जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी बीच में सर के दर्द होना, ये भी इसका एक खास लक्षण दिया हुआ है। बिटर टेस्ट, एक कड़वी टेस्ट आती है, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं फीवर जो है वो सप्रेशन में है, अंदर में फीवर बढ़ा हुआ है, इसलिए मुंह का स्वाद बिगड़ गया। अगर नेचर क्यूर के माध्यम से हम लोग सोचें तो इसका मतलब यह होता है कि मुंह को ताला लगा दो, अंदर खाने की आवश्यकता नहीं, ये उसका मतलब। इसलिए खाने में परिवर्तन करें, सलाद, फल, इसको अपनाएं, ताकि मुंह का स्वाद भी बदल जाए। कभी के नेचुरोपैथी में हम लोग वमन की भी सलाह दें, जैसे गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डाल के 1 लोटा पानी पी ले और वमन करके उस पानी को निकाल दे, ताकि जो गलत जूस बन चुके हैं, कड़वाहट आना, ये वो सब निकल जाएगा और पेट नॉर्मल होगा। ये भी एक पद्धति है। हालांकि कोई भी सिस्टम को, या हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में जो भी हम लोग बदलाव करें, तो किसी की कम से कम फर्स्ट या सेकंड टाइम किसी की सलाह लेना अति आवश्यक। कभी कभी बालों के रूट में दर्द होता है, तो ये भी एक नेट्रम सल्व का लक्षण। आइस, आंखें, कंजक्टिवाइटिस, जैसे आंखों में लाली आना, आंखों से पानी गिरना, ये जो लक्षण खास है, तो इसमें कंजक्टिवाइटिस में भी हम लोग नेट्रम सल्फ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लाली है तो मैंने पहले ही कहा था, लाली है तो फेरम फास, सेकेंडरी इन्फेक्शन को काली मूर, थर्ड और तीसरा जो नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए कलकेरिया सॉरी कलकेरिया पॉस, तो फेरम पास, कालीमूर, कलकेरिया पॉस, इसके साथ ही नेट्रम सल्फ ये प्राइमरी मेडिसिन दिया जाए, और उसके बाद में एपीकेएम सीपी मैं बोलता हूँ, फेरम पास, कालीमूर और कलकेरी, इसका इस्तेमाल करें। सो आंखें, आंखों के जो भी इंफेक्शन है, कंजक्टिवाइटिस है, वो छूट जाएगा, आंखें आपकी नॉर्मल हो। उसके बाद ईयर एक, कानों में दर्द होना, कान में रिंगिंग टाइप आवाज आना, ये भी लक्षण नेट्रम सल्फ में पाए गए। उसके बाद में नाक, नाक पे इस पर गौण असर है, ज्यादा असर नहीं है। फेस, फेस पे भी इसका गौण असर माना गया है। उसके बाद में माउथ, यानी गम्स जो होते हैं, इसके ऊपर जैसे कुछ फोड़ा टाइप आना, इसके ऊपर भी आपको इसका असर मिलेगा। उसके बाद में बिटर टेस्ट, शेप, आपके जीभ के ऊपर थोड़ी सी कड़वाहट लग, यानी यही बाइल का लक्षण बताता है कि डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो इम्बैलेंस है, प्रमाण कम है, और इसलिए नेट्रम सल्फ उसको बढ़ा देगा, तो टेस्ट आपकी नॉर्मल हो जाएगी। मोटे मोटे तौर पे अगर सोचा जाए तो बुखार का सप्रेशन होने के कारण भी कभी कभी स्वाद बदल जाता है, इसमें नेट्रम सल्फ आपको मदद करता है। टंग, जीप, जीप के ऊपर थोड़ा सफेद लेयर आ जाना, ये भी बाइल फॉर्मेशन कम है, ये उसका लक्षण बता। दांत, दांत पे हालांकि ठंडक महसूस नहीं होना, यानी जैसे कि एक ठंडक है, कुछ लोगों को दांत में ठंडक लगती है ठंडी के दिनों में, हालांकि तो इसका भी एक लक्षण इसमें दिया है। थ्रोट, डिप्टेरिया नाम का पहले एक रोग हुआ करता था, निगलने में तकलीफ, और डिप्टेरिया के खास लक्षण थे कि गला ऐसा सिकुड़ जाना अंदर से। हालांकि ये अभी आजकल उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये भी इस पे भी इसको असर दिया हुआ है। उसके बाद में गैस्ट्रिक सिम्टम में इन्होंने दिया है, जैसे पेट के संबंध में मैंने पहले ही बोला था आपको। उसके बाद में स्टूल्स,
डार्क स्टूल होना, हार्ड होना, इसके ऊपर भी इसका असर है। और खास बात यह है, जो स्टार्ची फूड होता है, स्टार्च का मतलब होता है चावल, बटाटा और साबूदाना, इसके अंदर स्टार्च, इवन गेहूं में भी है मगर प्रमाण कम। तो जो स्टार्ची चीजें हैं वो डाइजेस्ट होने में तकलीफ होती है, और जहाँ पे इसका खास असर है। और बड़ा महत्वपूर्ण परिणाम जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जॉन्डिस, पीलिया, पीलिया में नेट्रम सल्फ का खास, मेरे पास जॉन्डिस के ऊपर कुछ कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं। मैं आपके साथ जब जॉन्डिस पे चर्चा करूं उस समय उसके कॉम्बिनेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि, और कुछ घरेलू इलाज भी है जॉन्डिस। 3 दिन का इलाज होता है जॉन्डिस से। प्राइमरी अगर जॉन्डिस है तो निश्चित है जॉन्डिस में तुरंत आपको राहत मिलेगी। घरेलू इलाज बड़ा सिंपल इलाज। तो मैं आपके साथ जब रोगों पे चर्चा करेंगे तो मैं उसके आपके साथ उसको शेयर। गाल ब्लैडर स्टोन, गाल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं, पित्ताशय, तो उस पित्ता लाल ब्लैडर स्टोन पे भी नेट्रम सल्फ का असर। एब्डोमिन एंड स्टूल, जैसे मैंने स्टूल के बारे में बोला ही है, डार्क स्टूल या जिसमें ड्राइनेस, ये इसके ऊपर भी इसका असर है। और खास बात, जैसे किसी को डायरिया लगता है, इसका मतलब बॉडी में वाटर लेवल बढ़ चुका, बॉडी जो है बॉडी को पानी को फेंक रहा है। तो इसमें नेट्रम सल्फ और एपीकेएमसीपी यानी फेरम्पस, कालीमूर और कलकिरी, इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित डायरिया में हमको राहत मिलेगी। दूसरी बात, डायरिया या लूज मोशन में 2 चीजें मैं खास बता। 1 कप साबूदाने की खीर, 1-2 चम्मच साबूदाने की खीर बनाएं, दूध का प्रमाण और शक्कर का प्रमाण कम से कम। तो डायरिया या लूज मोशन में अगर 1 कप साबूदाना की खीर हम लेते हैं तो तुरंत लूज मोशन कंट्रोल में। अगर वो भी ना मिले तो केले, 1-2 केले खा ले तो केला पेट में फूल जाता है और लूज मोशन को कंट्रोल। ये मेरे सफर में भी कई लोग जाते हैं, उनको जब शिकायत होती है तो मैं इस प्रकार की सलाह देता हूँ और उनका सफर सही ढंग से चलता है। यूरिनरी ऑर्गन, यूरिनरी में जैसे मैंने पहले कहा था, वाटर लेवल बढ़ने के कारण कई बार यूरिनेशन का प्रमाण भी बढ़ सकता है, इसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और मैंने जैसे कहा कि डायबिटीज, क्योंकि शुगर जो है पेशाब में भी आती है, और इसलिए नेट्रम सल्फ का इस्तेमाल करके हम लोग शुगर को कंट्रोल कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि इचिंग होता है पेशाब की जगह में, लेडीज या जेंट्स में इचिंग होता है, जिसमें भी नेट्रम सल्फ और एपीकेएमसीपी, फेरम्पास, कालीमोर, कलकेरियापास, ऐसे 4 कॉम्बिनेशंस का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित राहत मिलेगी। प्रेगनेंसी में बताया है इन्होंने कि वॉमिटिंग पे इसका असर है, हालांकि इसका असर गौण है। होम्योपैथिक दवाइयों की जो मैंने 12 दवाइयों की जो लिस्ट बनाई है उसमें का अगर हम पर्टिकुलर मैं दवा बताऊंगा आपको, तो उस अगर इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो निश्चित वॉमिटिंग सेंसेशन कम हो गए, उल्टियां रुक जाएगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका खास असर, जैसे आजकल बच्चों में अस्थमेटिक लक्षण आने आते हैं, और इसके लिए उन बच्चों को स्प्रे वगैरह देने की पद्धति। मगर स्प्रे देने से होता क्या है कि कफ जो है अंदर ड्राई हो जाता है और फिर सांस फूलती, सांस लेने में दिक्कत। तो इससे अगर हम लोग नेट्रम सल्फ का इस्तेमाल करें तो निश्चित है कि धीरे धीरे जो सिक्रेशन है वो सिक्रेशन रेट कम होगा और सांस लेने में कोई शिकायत नहीं। कभी कभी अस्थमा में बुखार भी आता है, और इसलिए नेट्रम सल्फ के साथ एपीकेएमसीपी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो बुखार भी छूटेगा और अस्थमेटिक शिकायत भी नहीं। कुछ लोगों को जैसे रात में जम के घोरना, जिसको मराठी में हम लोग बोलते हैं,
वो भी एक शिकायत है। उसका कारण है कि जो नाक की सांस लेने की जो जो पैसेज है वो नैरो हो जाता है, कफ के कारण नैरो होता है और एक सीटी बजने की जैसे आवाज आती है। तो इसमें भी नेट्रम सल्फ का इस्तेमाल अगर हम करें तो निश्चित फायदा होगा। उसके बाद में सर्कुलेटरी ऑर्गन, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसको स्टिमुलेट करने में नेट्रम का काम आता है। इसको हालांकि इसका असर गौण है। उसके बाद में बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो, वहां पर भी नेट्रम सल्फ के साथ हम अगर एपीकेएमसीपी का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित फायदा होगा, ये पक्का। नर्वस सिस्टम में भी इसका फायदा है, गौण असर, नींद न आना, इस पे भी गौण असर है, एक लक्षण भी है। हालांकि बुखार में जब हम इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित है वो नींद आ ही जाएगी। उसके बाद में स्किन, स्किन पे इसमें एक्जिमा के ऊपर भी असर किया है। हालांकि एक्जिमा जो है ये होम्योपैथिक फील्ड में बड़ा अच्छा टैकल होता है। 12 क्षार में अगर इस्तेमाल करना है तो नेट्रम सल्फ के साथ में एपीकेएनसीपी, जनरल इन्फेक्शन के लिए वो 3 दवाइयां, उसका इस्तेमाल करें तो निश्चित लाभ हो। उसके बाद में एक इसकी जो पावर हम लोग इस्तेमाल करें, तो मैंने जैसे कहा था 12 क्षार में 3 पावर और 6 पावर, 3x और 6x, ये पावर में हम लोग इस्तेमाल करें। और एक जनरल मोटे मोटे तौर पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 6x जो है एक आइडियल पावर मानी गई। और इसलिए क्योंकि जिसमें छोटों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, इसलिए हर सॉल्ट की 6x पावर में हम लोग इस्तेमाल करें तो निश्चित है कि उससे हमको स्थायी लाभ मिलने में आसानी होगी। अभी ये नेट्रम शब्द की जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैंने आपके साथ शेयर की। अभी जैसे हमारे 2 सल्फेट्स हो गए, 2 सल्फेट्स में मैंने काली सल्फ लिया, उसके बाद में अभी हमने नेट्रम सल्फ लिया। अभी एक केवल सल्फेट बाकी है जो गए मंगलवार को मैंने लिया था, जिसको मैं एक इंट्रोडक्शन के तौर पे आज आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि ये सॉल्ट भी बहुत कम इस्तेमाल हो, ज्यादा इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, मगर फिर भी एक हमारे पास इंफॉर्मेशन होना आवश्यक है ताकि जरूरत पड़ने पे हम इसको इस्तेमाल कर सकें। उसका फुल फॉर्म है कल्केरिया सल्फ, कल्केरिया सल्फ। इसका इस्तेमाल हालांकि मेरे भी जीवन में बहुत कम काम पड़ा, मगर फिर भी इसकी जानकारी होना हमें आवश्यक है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपके साथ शेयर जानकारी दूंगा आपको। और सबसे आखिरी में फिर हम थोड़ा कॉम्बिनेशन पे भी बात। कल्केरिया सल्फ क्या है? कैल्शियम सल्फेट। अभी ये हमारा ये आखिरी का सॉल्ट, सल्फेट, जिसको हम लोग 3 हमने देखे। पहला काली सल्फ देखा, दूसरा नेट्रम सल्फ देखा, और ये तीसरा है कल्केरिया सल्फ। अब केवल 2 सॉल्ट बाकी रहेंगे, नेट्रम मूल और सेलिन। वो सॉल्ट हम सबसे आखिरी में लेंगे, क्योंकि हमको इसको धीरे धीरे जो हमने 10 सॉल्ट सीखे हैं, अब ये 10वां है, तो 10 सॉल्ट हम लोग जो सीखे हैं उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करें, किस किस पद्धति में, किस किस आवश्यकता के अनुसार करें, ये हम लोग सीखेंगे ताकि हमारे जीवन में इसका इस्तेमाल शुरू हो जाए। तो कल्केरिया सल्फ यानी कैल्शियम सल्फेट, इसके जो जनरल एक्शन है, जो मैंने जैसे कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बाइल नाम का द्रव्य बनता है उसमें भी इसको पाया गया है।
क्योंकि बाइल जो है वो लीवर से निकलता है और उसमें भी इसके लक्षण पाए गए हैं। रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स, ब्लड के अंदर जो रेडनेस होता है तो उसमें भी इस सॉल्ट को पाया गया है। अब इसके जनरल एक्शन क्या है? एक इसकी मोटी मोटी एक्शन आपको याद रखना है। कल्केरिया सल्ट सिस्टम के अंदर कहीं भी अगर सेप्टिक कंडीशन होती है, जैसे कोई फोड़ा हुआ, चाहे वो बाहर दिखता हो या सिस्टम के अंदर हो, वो अगर सेप्टिक हो गया, उससे पस निकलता है, तो कल्केरिया सल्ट उस पस का प्रमाण कम कर, ये इसमें खास लक्षण। उसके बाद यह सॉल्ट थर्ड ग्रेड ऑफ इंफेक्शन जो होता है, जैसे मैंने प्राइमरी में फेरम्पास बोला, सेकेंडरी में काली मूर बोला, और थर्ड ग्रेड में मैंने पहले एक सॉल्ट बोला हूं, काली सल्फ। वैसे ही ये कल्केरिया सल्फ भी थर्ड ग्रेड ऑफ इंफेक्शन में बहुत अच्छा था। तो जैसे हमारे 3 ग्रुप बन गए। पहला ग्रुप बना फेरम्पास, कालीमूर, कल्केरियापास, फर्स्ट। सेकंड ग्रुप हमारा कौन सा बना? फेरम्पास, कालीमूर, काली सल्फ। ये कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो कल्केरिया फॉस को हमने निकाल दिया और कालीमूर के बाद में हमने काली सल्फ ले ली। तो सेकंड ग्रुप बन गया हमारा। और थर्ड ग्रुप कौन सा बना? फेरम्पास, कालीमूर और कल्केरिया सल्फ। अब कल्केरिया सल्फ के हम लक्षण आगे देख ही रहे हैं, तो उससे हमको जानकारी मिल जाएगी। तो ये थर्ड ग्रेड ऑफ इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। कहीं भी फोड़ा हो, कहीं भी सेप्टिक कंडीशन हो, इंटरनल या एक्सटर्नल, और पस का प्रमाण जल्दी कम नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन है, तो नॉर्मली क्या होता है कि एक शंका आ जाती है कि भाई पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है, तो डॉक्टर लोग तुरंत टेस्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करा लेना चाहिए। मगर साथ ही साथ अगर कोई, जैसे छोटे बच्चे, कोई शुगर की गुंजाइश ही नहीं, तो ऐसे समय कल्केरिया सल्फ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फेरम्पास, कालीमूर और कल्केरिया सल्फ थर्ड ग्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो मेरा ये मानना है कि पस का प्रमाण बहुत जल्दी कम होने में इसकी मदद। उसके बाद में अभी उसके हर ऑर्गन पे कैसे कैसे असर है, ये थोड़ा थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश। मेंटल सिम्टम, चेंजेबल मूड, सडन लॉस ऑफ मेमोरी, एब्सेंट माइंडेड। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका मूड सडन चेंज हो जाए, अभी खुशी खुशी रहेंगे और एकदम चिढ़ जाए। कहने का मतलब चेंजिंग मूड जिनका है, ऐसे इसमें कल्केरिया सल्फ काम में आता। सडन लॉस ऑफ मेमोरी, नॉर्मली ओल्ड एज में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके लॉस ऑफ मेमोरी हो, तो ऐसे इसमें कल्केरिया सल्फ काम में आता है। और तीसरा एब्सेंट माइंडेड। हालांकि एब्सेंट माइंडनेस जो प्रकार है, ये मेरा जो मानना है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड ना होने के कारण एब्सेंटिज्म। जैसे एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं हजर जवाबी, प्रेजेंट माइंड जिनका रहता, सवाल किया तुरंत जवाब दे। एक पीछे बैठा हुआ स्टूडेंट होता है, टीचर सवाल करता है, बच्चे का ख्याल नहीं रहता, जो सवाल किया वो सवाल ही वो उसे दिमाग में नहीं आता। इसको बोलते हैं एब्सेंट माइंडनेस। कहने का मतलब वो विचारों से कहीं बाहर दौड़ रहा है। और एब्सेंटिज्म जो है विचारों का, या प्रेजेंस ऑफ माइंड जिनका कम है, ऐसे लोगों को मेडिटेशन बड़ा लाजवाब सिद्ध होगा। जैसे विचारों का जमावड़ा कम हो जाएगा, विचार धीरे धीरे दिमाग में कम हो जाएंगे, तो प्रेजेंट ऑफ माइंड जो है बढ़ जाए। इसलिए ऐसे लोगों के लिए, इवन छोटे बच्चों के लिए भी मेडिटेशन का क्लास चलाया जा सकता है। मैंने बच्चों को मेडिटेशन क्लास लिए हैं। बच्चे की प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, बच्चों की मेमोरी बढ़ती है। करना कुछ नहीं है। एक मान के चलो आपने 5 बच्चे बिठाए हैं,
अलग अलग यानी डिस्टेंस मेंटेन करके बच्चों को बिठा दो, उनको कुछ नहीं करना, आंखें बंद करना, खत्म। क्योंकि बच्चों में एक आदत होती है जो छेड़ निकालना। एक बच्चा कभी साइलेंट नहीं बैठेगा, दूसरे को तकलीफ देने की कोशिश कर, आंखें पूरी नहीं खोलेगा, ऐसी अधूरी मिच मिची आंखें खोलेगा और पड़ोस वाले बच्चों को तकलीफ दे। तो ऐसे बच्चों को एक डिस्टेंस मेंटेन करके बिठाया जाए, आंखें बंद करी जाए और उनको कुछ ना कहा जाए, केवल आंखें बंद करके साइलेंट हो जाओ। रीढ़ की हड्डी सीधी, दीवार का सहारा लिया जा सकता। अगर ये प्रैक्टिस कुछ दिन करें तो मेरा ये मानना है कि बच्चों की जो छेड़ निकालने की शिकायत होती है अपने आप कम हो जाएंगी, बच्चे साइलेंट, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ेगा। कोई सॉल्ट की जरूरत नहीं, कोई दवाई की जरूरत। खैर, इसमें हम लोग कभी आगे बढ़ते हैं। आइज, कंजक्टिवाइटिस में कभी कभी क्या होता है कि जो चिपड़ जिसको हम लोग बोलते हैं, पस टाइप, वो पीले रंग का और गाढ़ा निकलता। कई लोग ऐसे देखे हैं कि नींद से उठे तो आंखों में वो पस टाइप कंडीशन बनी रहती है, पीला या गाढ़ा। तो ऐसे इसमें फेरम पास, काली मूर और कल्केरिया सल्फ, थर्ड ग्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इसको दिया जा सकता है ताकि ये शिकायत दूर हो जाए। उसके बाद में डेफनेस ऑफ ईयर्स, कानों का कम सुन, कल्केरिया सल्फ जो है इस पे भी अच्छा असर बताती है। हालांकि आपको पेशेंस रखना जरूर, क्योंकि ये दवाई नहीं है, ये सॉल्ट है जो शरीर को आवश्यक। और जैसे जैसे शरीर सॉल्ट को खींचता रहेगा और यूटिलाइज करता रहेगा, वैसे वैसे शरीर की कई समस्याएं छूटेगी। इट टेक्स टाइम। सो प्रेजेंस ऑफ माइंड या पेशेंस बड़ा आवश्यक है। भले किसी भी एक्सपर्ट का सलाह ले सकते हैं, मार्गदर्शन लेने में कोई दिक्कत। हर एक के जीवन में गुरु का अपना एक स्थान है। वह व्यक्ति क्या है, इसके ऊपर उसका गुरु कौन कौन से फील्ड का रहेगा, यह निर्भर। मेरे जीवन में भी आध्यात्मिक गुरु भी मुझे मिले, डॉक्टर्स गुरु भी मुझे मिले, नेचुरोपैथिक गुरु भी मुझे मिले, और हर एक ने मेरे जीवन को शेप देने की कोशिश की। और मैं उन सभी गुरुओं को नमन करता हूं और उनका मैं काफी शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने काफी परिवर्तन मेरे जीवन में लाए, जीवन को स्थैर्य दिया। तो हर एक के जीवन में गुरु का स्थान होता है। सो ऐसे भी गुरुवर्य जब भी जीवन में आते हैं, उनका पूर्णतः लाभ लेना, लाभ उठाना हमारा कर्तव्य। नोज, नाक से खून बहना, कई लोगों को नाक से खून भी बहता है। तो कल के असर उसके लाजवाब सिद्ध हुआ है। तो हालांकि इसका असर गौन है, मगर निश्चित रिजल्ट आपको मिले। फेस, चेहरा, चेहरे के ऊपर जो पिंपल्स वगैरह आते हैं उसके ऊपर भी। अब पिंपल्स में भी प्रकार होता है, फोड़ा टाइप भी पिंपल्स है, जैसे गठाने बनती है, लाल होती है, दर्द होता है, पक जाती है और पस निकलती है। अब वो बढ़ती रहती है, कभी इधर आया, कभी इधर आया, कभी अलग अलग जगह। तो ऐसे समय हम लोग कलकीर या सल्फ का इस्तेमाल करते हैं, उसका फैलाव को रोक सके। उसके बाद माउथ, लिप्स में कई बार क्रैक्स आते हैं, तो उसमें भी इसका असर दिया है, गौन असर है। गम बॉइल्स, फोड़े होना अंदर, कई बार जो ऐसे जैसे पायोरिया, जैसे गम में सेप्टिक कंडीशन फॉर्म होती है और पस कम नहीं होता, तो ऐसे समय ऐसे पेशेंट को अगर कल्किरिया सल्फ दिया जाए तो जो गम बॉइल्स या फोड़ा होना या सेप्टिक कंडीशन, इसको कम करने में काफी मदद। उसके बाद टंग, जीभ, जीभ के ऊपर सफेद लेयर आ जाना, ये भी इसका एक लक्षण है। उसके बाद दांत, दांत में मैंने जैसे बोला गम बॉइल्स, ये उसका खास लक्षण। थ्रोट, थ्रोट यानी गला। अब गले के अंदर कई बार जो हो है, जैसे अल्सर्स होना, फोड़े, जिसको ब्लिस्टर भी बोला जाता है, तो ऐसे, या उसमें पीलापन आता है, तो ऐसे समय भी
आप जो है गुनगुने पानी में नमक और हल्दी डाल के गार्गलिंग भी करें तो वही रिजल्ट है। और समय अनुसार आप कल्किरिया सर्प का सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते। गैस्ट्रिक सिम्टम में इन्होंने नॉशिया एंड वॉमिटिंग ये भी बोला है। हालांकि इसका इसके साथ ही बाकी जो दवाइयां जैसे फेरमपास, कालीमोर, कलकरिया पास, इसके साथ इसको अगर जोड़ें तो निश्चित फायदा हो सकता है। एब्डोमिनेंट स्टूल, कलकरिया सल्फ में भी एक डिसेंट्री के ऊपर भी इन्होंने इसका असर बताया है। जिन लोगों को फिस्टुला की शिकायत होती है, यानी एनस में फोड़ा टाइप बनना, कई बार ऐसा होता है कि उसमें सिक्रेशन हो, सेप्टिक कंडीशन फॉर्म होती है और वो सिक्रेशन रुकता नहीं है। ऐसे समय कलकी या सल्फ का अगर इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो निश्चित उसमें सिक्रेशन रेट कम हो जाएगा। रेक्टम में ईचिंग भी होता है, खुजलाहट, वो भी इससे कम। एनस के अंदर गीलापन सिक्रेशन के कारण ही होता है, तो सिक्रेशन रेट कम होने के कारण गीलापन कम हो जाएगा। उसके बाद यूरिनरी एंड सेक्सुअल ऑर्गन, ईचिंग इसका खास उन्होंने लक्षण दिया है। लेडीज में भी शिकायत होती है, जेंट्स में भी होती है, और इसका इस्तेमाल करने से कभी कई बार ऐसा होता है कि पेशाब में रेडनेस आता है, तो कल के असर उसका एक अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, अस्थमा, अस्थमा जैसे मैंने कहा कि थर्ड ग्रेड ऑफ इन्फेक्शन में कल्केरिया सल्फ का असर है, और इसलिए फेरमपास, कालीमूर और कल्केरिया सल्फ ऐसा अगर इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो निश्चित अस्थमा में भी राहत मिलेगी। निमोनिया, निमोनिया ये नॉर्मली एक थर्ड ग्रेड ऑफ इन्फेक्शन माना जाता है। हालांकि निमोनिया को घर में ट्रीट करने के बजाय बजाय आपको एक्सपर्ट्स ओपिनियन ले चंद दिनों के लिए किसी भी दवाई का एक्सपर्ट का सहारा लिया जा सकता है, और रोजमर्रा की जिंदगी में धीरे धीरे दवाइयों को छोड़ने के हेतु कल्केरिया सल्फ का इस्तेमाल करके हम ब्रोंकाइटिस पे भी इसका असर पा सकते हैं, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस। उसके बाद में मगर एक बात याद रखें कि ये निमोनिया या ब्रोंकाइटिस में आपको फेरमपास, कालीमोर और उसके बाद ही कल्केरिया सल्फ, क्योंकि थर्ड ग्रेड ऑफ इन्फेक्शन, जहां भी थर्ड ग्रेड ऑफ इन्फेक्शन आता है वहां पे प्राइमरी सेकेंडरी दवाइयां सॉल्ट देने ही पड़ते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि तुरंत आपने थर्ड ग्रेड इन्फेक्शन पाया और तीसरा कल्केरिया सल्फ इस्तेमाल किया, नो। क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड ये तीनों की के भी सॉल्ट आपको लेने हैं, जिसके कारण इसका इन्फेक्शन कम। अब इसमें नींद के ऊपर असर बताया, हालांकि गौण असर है, मगर वही मैंने कहा कि चेंजिंग मूड या विचारों का जमावड़ा, उसके कारण भी कई बार नींद नहीं आती। इसलिए मेडिटेशन सबसे लाजवाब इलाज। फेब्राइल सिम्टम में जैसे ठंडी लगकर बुखार आना, और खासकर शाम के, तो इसका भी एक खास लक्षण इसमें। उसके बाद स्किन, स्किन के ऊपर जैसे हर्पेटिक, हर्पिक वगैरह जो बोलते हैं, इरप्शंस ऑल ओवर, तो हर्पिक में भी कई बार गीलापन पाया है, उसमें इचिंग भी रहती, बर्निंग भी रहती, तो इसमें भी फेरमपास, कालीमूर और कल्केरिया सॉल्ट ऐसे कॉम्बिनेशन में अगर हम इस्तेमाल करें तो निश्चित इसका हमको अच्छा असर मिल सकता है। इसमें भी जो पावर्स मैंने बताए 6x, और साथ ही साथ एक्सपर्ट ने यह भी कहा है कि 12x पावर भी इसमें इस्तेमाल की जा सकती है। हालांकि हम सलाह मसलत करके इसका इस्तेमाल कर सकते। ये मोटी मोटी बातें मैंने आपके साथ शेयर की कल के सल्फ के संबंध में। तो अभी हमने सॉल्ट्स में सल्फेट जो 3 प्रकार के मैंने बताए थे, ये तीनों प्रकार के सल्फेट्स मैंने पूरे किए हैं। नेट्रम सल्फ, काली सल्फ और कल्केरिया सल्फ। सो कुल मिला के हमारे अभी 10 सॉल्ट पूरे हो गए। अभी केवल 2 ही सॉल्ट, नेट्रम और सली, 10 सॉल्ट का
हम इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग धीरे धीरे जानकारी लेंगे। क्योंकि ये एक मोटी मोटी बातें मैंने आपके साथ शेयर की। हालांकि जो लोग अध्ययन करना चाहते, उन्होंने एक्सपर्ट की किताबें, जैसे बाराक्षर पद्धति ऐसा बोला जाता, ऐसे किताबें लाके मराठी, हिंदी, अंग्रेजी तीनों इसमें। जय मैं जो इस्तेमाल करता हूँ, ये 12 टिश्यू रेमेडीज बाय डॉक्टर शुश्रा, क्योंकि ये ओरिजिनल ऑथर है, ओरिजिनल साइंटिस्ट है, और उन्होंने जो किताब लिखी है, तो ओरिजिनल किताब पढ़ना ये ज्यादा फायदेमंद होता है। जो राइटर ऑथर है, जिसने रिसर्च किया है या राइटिंग किया है, वो अपना अनुभव अपने लफ्ज में रखता है, और इसलिए समझने में आसान। अभी मैं दोबारा 10 सॉल्ट केवल शाब्दिक रिपीट करना चाहता। सबसे पहले हमने क्या लिया था? कलकिरिया फ्लोर लिया था। हालांकि जब मैं कॉम्बिनेशन लूंगा, अभी जहां जहां मौका मिलता है मैं कॉम्बिनेशन बता ही रहा हूं आपको, तो जब हम कॉम्बिनेशन लेंगे तो हर सॉल्ट का कैरेक्टर उस समय में दोबारा रिपीट, ताकि आप आसानी से नहीं भूल पाएंगे, वो दिमाग में भरा रहेगा। अगर आधी रात में भी मेरे पास कोई पेशेंट आ जाए और अपनी शिकायत बताए, तो मेरा दिमाग तुरंत कौन सा सॉल्ट देना है यहां तक पहुंच जाता है। यह हर एक के जीवन में संभव। इसके लिए अध्ययन, चिंतन, मनन आवश्यक है। और कुल 12 तो सॉल्ट, और 12 बचे। मैंने आपको बोला कि 10 सॉल्ट भी आपके पास रहे तो आपकी जिंदगी निकल जाए। तो सबसे पहला हमने सॉल्ट लिया था कलकिरिया फ्लोर, जिसका संबंध हड्डियों से। उसका समकक्ष हमने सॉल्ट लिया था कलकिरिया फॉस। तो कलकिरिया फ्लोर के बाद हमने 5 फॉस्फेट्स सीखे: कलकिरिया फॉस, पेरम फॉस, मैकफॉस, नेट्रम फॉस और काली। तो ये कलकिरिया फ्लोर पकड़ के ये हो गए 6, 5 फॉस्फेट्स और कलकिरिया फ्लोर, यानी कुल हो गए 6। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। 5 के बाद हमने सल्फेट को, बीच में मैंने कालीमूर लिया था, कैलकेरिया फ्लोर लिया, उसके बाद 5 फॉस्फेट्स लिए, उसके बाद मैंने कालीमूर लिया, क्योंकि कालीमूर जो है ये सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए बड़ा फायदे। तो 5 फॉस्फेट, कैलकेरिया फ्लोर और कालीमूर, ये हो गए 7। 7 के बाद में हम लोग क्या किए? सल्फेट्स। तो सल्फेट कितने हैं? 1 2 3 सल्फेट्स। पहला नेट्रम सल्फ, उसके बाद में कालिस सल्फ, पहले कालिस सल्फ सीखा था, उसके बाद नेट्रम सल्फ और कलकेरिया सल्फ, ये 3 सल्फ, यानी कुल हो गए 10। और बच्चे कितने? 2 बच्चे। तो 2 तो हम आखिरी में सीखेंगे, उसमें कोई खास कठिन बात नहीं। अभी कॉम्बिनेशन हमको क्यों करना, एक बात आपको समझ लेनी है कि कुल 12 सॉल्ट में रोगों के सभी लक्षण हर सॉल्ट में कवर नहीं हो, हर सॉल्ट में कवर नहीं। और इसीलिए एक सॉल्ट के साथ दूसरे को जोड़ना आवश्यक हो जाता है। जैसे मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड, ये 3 प्रकार के आपको इन्फेक्शन बताए। प्राइमरी इन्फेक्शन में क्या होता है कि केवल रेडनेस आता है, अंगार होती है, ये प्राइमरी है। सेकेंडरी में क्या होता है? जैसे फोड़ा है, शुरू में रेडनेस आया, अंगार होने लगे। सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है कि वो फोड़ा बढ़ जाता है, गठान बन जाता है, उसमें अंगार कम और दर्द ज्यादा हो। पहले अंगार थी क्योंकि रेडनेस था, उसके बाद में फिर उसमें दर्द आना शुरू हो गया, वो हो गया सेकेंडरी इन्फेक्शन। और थर्ड जो ग्रेड ऑफ इन्फेक्शन है, उसमें बहाव आता है। कहने का मतलब वो गठान पक गई, फूट गई, और उसमें से सिक्रेशन शुरू हो गया। सो ये थर्ड ग्रेड ऑफ इन्फेक्शन।
कई बार क्या होता है, जैसे बुखार आया, मैंने शुरू में बोला था कि बुखार में मैं 3 प्रकार के सॉल्ट इस्तेमाल करता हूं। फेरमफास प्राइमरी, कालीमूर सेकेंडरी, और तीसरा है कलकिरिया। अब फेरमफास इसलिए कि प्राइमरी है, रेडनेस है। कालीमूर जो है, ये इन्फेक्शन जहां भी है, किसी भी प्रकार का, चाहे फीवर रहे, फोड़ा रहे, जो भी प्रकार हो, उसमें कालीमूर खास काम कर। और तीसरा है कलकेरिया फॉस। कलकेरिया फॉस में कैल्शियम है, उसमें बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, खून में रेडनेस जो रहता है, रेडनेस का प्रमाण मेंटेन करता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कलकेरिया फॉस लाजवाब। और इसलिए जो भी हम लोग खाते पीते हैं, चाहे बुखार हो या चाहे हेल्दी कंडीशन, उसमें एब्सॉर्प्शन को कलकेरिया फॉस मदद। सो एक जनरल इन्फेक्शन के लिए हमको फेरमफास, कालीमूर और कलकेरिया फॉस का इस्तेमाल। साथ ही साथ जब बुखार के कोई खास लक्षण आ रहे हैं, जैसे प्राइमरी कई बार होता है लोगों को सर्दी खांसी, सर्दी खांसी में बुखार आता है, सर्दी हुई का मतलब वाटर लेवल बढ़ गई। सो वाटर लेवल को हमको नियंत्रित करना है, बुखार को छोड़ना है, तो इसको हमने नेट्रम सल्फ को जोड़ दिया। नेट्रम सल्फ FPKM से। उसके बाद में कई बार क्या होता है कि कई लोगों को बॉडी पेन्स होते हैं, बदन बदन दर्द कर। अब बदन दर्द में बुखार आया इसलिए बदन दर्द, ये तो ठीक है, मगर कई बार क्या होता है, फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके बाद बुखार आ जाता है। कारण कुछ भी हो सकता। तो हम लोग क्या करते हैं, भाई सर्दी खांसी भी है, तो सर्दी खांसी में तो बदन दर्द एक इलाज भी है, सर्दी खांसी भी है, बुखार भी है, और बॉडी पेन्स भी है। तो ऐसे समय हम लोग क्या करते हैं, नेट्रम सल्फ, FPKM और उसको मैकफास जोड़ देते, मैग्नीशिया फॉस्फोरिका। अलग से भी दिया जा सकता है, जैसे नेट्रल सल्फ हमने दिया, उसके बाद में FPKM CP का कॉम्बिनेशन हमने घर में बना लिया, या तो 5-5 मिनट के बाद लिया, और लास्टली मैकफास हमने ले लिया। तो ये क्या हुआ, वाटर लेवल बॉडी के मेंटेन हो गई, जनरल इन्फेक्शन FPKM CP ने कवर कर लिया, और बॉडी पेस मैकफास ने कवर कर लिया। एक बढ़िया कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसका आगे का कॉम्बिनेशन और मैं बताना चाहूँ। कई बार क्या होता है, हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियों में जैसे जॉइंट्स पेन, ये खास लक्षण फ्लू में आता है। फ्लू 7 दिन का होता है, उसमें हड्डियों में दर्द होना, बॉडी में पेन्स होना, ये खास लक्षण। फ्लू भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग टैकल कर सकते। मैंने जैसे आपको कहा कि 12 सॉल्ट के साथ मैंने 12 होम्योपैथिक दवाइयां सर्च कर ली, उसकी लिस्ट मेरे पास आज भी है, मगर मैं एक साथ आपके से साथ शेयर नहीं करूंगा, इसमें कंफ्यूजन बढ़ेगा। और इसलिए वो सबसे आखिरी में, जब 12 क्षार के का जो उपयोग है पूरा हो जाए, या आज हम 12 क्षार में कुछ प्रमाण में माहिर हो चुके हैं, हम उसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, मगर अब उसमें कुछ और कमी आ गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी को मार लगा, भाई गाड़ी चला रहा है, गिर गया, मार लगा, जख्म हो, खून निकल, ठीक है, हमारा FPKM CP काम करेगा, उसमें कोई शक नहीं, मगर खून निकलने का रुकने का नाम नहीं ले रहा। हो सकता है उस व्यक्ति को डायबिटीज हो, या खून पतला करने की गोली भी खा रहा हो, और हो सकता है कि जो मार लगा उसके कारण बेहोशी के लक्षण भी आ रहे हैं। ऐसा समय क्या करेंगे, ऐसे समय, हालांकि 12 क्षार तो हम 12 क्षार के डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। एक 28 नंबर का कॉम्बिनेशन है जिसके 12 के 12 उसमें सॉल्ट आ जाते। एक 27 नंबर का कॉम्बिनेशन है जिसमें 11 प्रकार के सॉल्ट। मैं लूंगा वो, स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा तब लूंगा। अगर ऐसे समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है,
तो 28 नंबर की 4-5 गोलियां ठूस दो मुंह में, फायदा तो होगा ही होगा। मगर साथ ही साथ मैंने जैसे आपको कहा कि 12 होम्योपैथिक दवाइयां मैंने सर्च किया, जिसमें अर्निका नाम की एक दवा जो पेट में जाने के बाद तुरंत खून जो बहता है उसको तुरंत रोक लेता, ये खास दवा है। कई बार लोहे का मार लगता है, सो टिटानस का डर रहता है, सो टिटानस एंटी टिटानस करके तुरंत इंजेक्शन देना पड़ता है। ठीक है, दवाखाने में लेके तो जाना है, मगर उसके पहले घर में क्या दे सकते हैं। अक्सर हम जख्म के ऊपर तुरंत हल्दी वगैरह लगा लेते हैं, टिटानस ना हो इसलिए कई बार पहले लोहा घुमाने की भी एक पद्धति थी। तो ऐसे समय भी होम्योपैथिक में एंटी टिटानस के ऊपर भी दवा है। जैसे किसी को जी मचलता है, प्रेगनेंसी में खासकर जी मचलता है, उल्टियां हो, ऐसे ऊपर भी कुछ उसमें दवाइयां हैं। कुल 12 अगर वो दवाइयां और 12 सॉल्ट अगर घर में रहें तो मेरा ये मानना है हमारा घर स्वस्थ हो सकता। हम लोग अपने घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स बना ले, मैं सबसे आखिरी में लिस्ट दूंगा ही, और फर्स्ट एड बॉक्स में सब दवाइयां रखी रहे, 12 सॉल्ट प्लस ही है। और कॉम्बिनेशन जो मैं आखिरी में बताऊंगा, सो कॉम्बिनेशन हालांकि मार्केट में कुल 28 कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, मेरे पास के कॉम्बिनेशन और बढ़ चुके, तो मैं वो कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा, वो कॉम्बिनेशन आप घर में बना सकते हो। अभी एक उदाहरण, बड़ा सुंदर उदाहरण मैं दूंगा आपको, आप याद रखिएगा। गत वर्ष हमारे माता जी का देहांत तो हुआ 13 मई को। उसके पहले ब्रेन हेमरेज के कारण वह 4.5 महीने बेड पर। हालांकि कई हमने प्रॉब्लम्स को फेस किया, वैसे हॉस्पिटलाइज 2 दिन थी, बाद में घर में लाया, डॉक्टर ने सलाइन दिया था, और सलाइन जो है, सलाइन के कारण उसके बॉडी पूरी फूल गई, जैसे पानी भर गया। हालांकि मैं मेरे कुछ गुरुवर या दोस्त लोग हैं उनसे भी सलाह मशवरत करके होम्योपैथिक का दवाई का इस्तेमाल किया, और वो जो पानी बढ़ा हुआ था वो 3 दिन में सूख गया। हालांकि हर एक्सपर्ट का डायग्नोसिस अलग था, और कोई भी डायग्नोसिस मेरे काम में नहीं आया। मैंने जो दवाई इस्तेमाल की उसके कारण जो जमा हुआ पानी था वो सूख गया। उसके बाद में कफ, तो कफ हुआ था, कफ में न्यूमलाइजेशन हम लोग कर लेते थे तो कफ निकल जाता। उसके बाद क्या हुआ कि उसको लूज मोशन लगे। लूज मोशन कितने, 15 से 18 बार लगातार दिन भरे में, 15 से 18 बार। एक पेशेंट बेड पे है, लूज मोशन हो रहा है, पेशेंट स्वयं कुछ नहीं कर सकता है, जो नर्सिंग करेगा उसी को सब संभालना है। तो जो नर्सिंग करने वाली लेडीज थी, हमारी बहनें थी, वो भी तंग आ गई। मैंने कई एक्सपर्ट से सलाह ली, हर एक का कहना यही था कि 98 के उम्र में हम हेवी एंटीबायोटिक्स दे नहीं सकते, जो 2 दिन के बाद जाएगी वो आज ही खत्म हो जाएगी। एक्सपर्ट्स ओपिनियन मैं बता रहा हूं। सो ऐसे समय मेरे पास कोई जरिया नहीं था, और नर्सिंग करने वालों के चेहरा, उनका नर्वसनेस, उनकी परेशानी देखने में मुझे बड़ा दर्द होता। मैंने भगवान से प्रार्थना की, ध्यान किया, और ईश्वर से यही कहा कि मुझे बुद्धि दे कि इसके ऊपर कुछ मैं दवाइयां सर्च करूं। आपको आश्चर्य होगा कि मैंने 4 प्रकार के कॉम्बिनेशंस बनाए, हालांकि वो डायरी में कहीं रखा हूं,
मैं उसको सर्च कर रहा हूँ, डायरी जैसे मिल जाएगी, मैं आपके साथ भी वो कॉम्बिनेशन शेयर करूँ। 4 सॉल्ट का मिक्सचर सुबह, अगले 4 सॉल्ट का दोपहर में, अगले 4 सॉल्ट का शाम को, और सबसे आखिरी में 4 सॉल्ट का कॉम्बिनेशन। कई जगह वो सॉल्ट रिपीट भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो 4 मैंने कॉम्बिनेशन बनाए। जैसा फर्स्ट कॉम्बिनेशन मॉर्निंग में दिया, आफ्टरनून का स्टूल का रेट कम हो गया। दोपहर का कॉम्बिनेशन दिया, शाम का जो रेट था वो कम हो गया। और आपको आश्चर्य होगा, विद इन 3 डेज हमारे माता जी के स्टूल नॉर्मलाइज हो गए, लूज मोशन खत्म हो गए, और वो 1 या 2 बार जो जाती थी वहीं पे आके रुक गई। मुझे आश्चर्य लगता है। और तब से मेरे दिमाग में ये बात आई कि वाकई ही ये सॉल्ट कितनी बढ़िया चीज है। क्या इसको हम अमृत नहीं बोलेंगे, जो मेरी परेशानी खत्म कर दी। कितनी महानता है डॉक्टर शुशलर की, कि जिन्होंने होम्योपैथिक में से ये 12 सॉल्ट अलग निकाले, और हर सॉल्ट में होम्योपैथिक के कई दवाइयों के लक्षण मौजूद है। तो मेरा ये मानना है कि 12 मानव जाति के लिए बड़ा वरदान है। हालांकि इसका प्रचार प्रसार उतना नहीं हो पाया। आज यह साइंस एजुकेटेड फैमिलीज में ज्यादा पॉपुलर है। समाज में कई लोग सीख रहे हैं, और इसका इस्तेमाल कैसा करें। सवाल केवल एक ही है कि हमको रेडीमेड गोली खाने की आदत। हम बुद्धि से को तनाव देना नहीं चाहते, सोचना नहीं चाहते। हमने एक मान लिया है कि शरीर का संबंध डॉक्टर से है, तो हम नहीं सोचेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेंगे और अपना दवाई खा के अच्छे हो जाए। मेरा ये मानना है कि मेरा शरीर है, उस पर मेरा अधिकार है। अगर मेरी बाइक है तो उसको साफ सुथरा रखना और अच्छा रखना ये मेरी जिम्मेदारी। वैसे भगवान ने जो शरीर ये दिया हुआ है, जिसके अंदर भगवान स्वयं उपस्थित है चेतना के रूप में, उस चेतना रूपी भगवान का ये मंदिर है। इसको अच्छा रखना, साफ सुथरा रखना, स्वस्थ रखना, ये मेरी जिम्मेदारी। मेरे शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी के साथ मेरा कर्तव्य भी है। और इसीलिए इसको स्वस्थ और शरीर का सर्वांगीण विकास पाने हेतु मुझे जो जो चीजों का अध्ययन करने की जो आवश्यकता पड़ेगी, मैं अध्ययन करूंगा। योगा की जरूरत है, मैं योगा करूंगा। रनिंग की जरूरत है, रनिंग करूंगा। मॉर्निंग वॉक की जरूरत है, मॉर्निंग वॉक करूंगा। और मुझे सॉल्ट की जरूरत है, मैं सॉल्ट उसका अध्ययन करूँ। ये हर मानव की, हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी। साथ ही साथ आप अगर घर में सबसे सीनियर मोस्ट हैं, तो आपका एक उत्तरदायित्व है कि आप स्वयं भी स्वस्थ रहें, आपके परिवार को भी स्वस्थ रखने में मदद करें। तो निश्चित है, स्वयं के लिए और परिवार के लिए आपको अध्ययन करना ही पड़ेगा। तो चिंतन मनन अध्ययन, यह इसी के साथ मेडिटेशन, सुमिरन अगर हम करें, तो मेरा मानना है कि सॉल्यूशन इज एट हैंड। सॉल्यूशन आप ही के पास है, केवल आपको पन्ने पलट। इतना अगर आप करें, तो मेरा ये मानना है कि आप और आपका परिवार स्वस्थ बना रहे। एक घटना, हालांकि मैंने पहले रिपीट कर चुका हूं, दोबारा उसकी आवश्यकता मुझे महसूस हो रही है।
तो एक घटना मैं आपके साथ शेयर करके और फिर मैं आपके मेरे विचारों को या मेरे कहने को विराम। एक घटना है कि कोरोना के समय मेरी एक पोती, जिसको काफी खांसी हो गई, खूब खांसी, खांसी रुकने का नाम नहीं। मैं भी बड़ा परेशान। हालांकि हमारे बहू ने एक स्प्रे भी लाया था, किसी डॉक्टर ने दिया होगा। मैं बड़ा नाराज हुआ। मैंने कहा स्प्रे तक मेरे पोती की नौबत अगर आती है तो मेरा जीना किस काम का। भाई पारिवारिक जिम्मेदारी मेरी है, बीइंग ए सीनियर मोस्ट पर्सन इन द हाउस। मैंने स्प्रे को रोक लिया। सॉल्ट की डॉक्टर शुक्ल की किताब निकाली, अध्ययन शुरू किया और कुछ दवाइयां शुरू, कुछ सॉल्ट देना शुरू किया। 3 दिन में खांसी रुक गई। खांसी रुकने के बाद बड़ा खुश हुआ, ईश्वर को धन्यवाद दिए। और ऐसे समय हम लोग क्या करते हैं, भगवान का सहारा कैसा लेते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर की फीस देते। वैसे ही हम सर्वप्रथम हमारे मंदिर के भगवान को डॉक्टर मानते हैं, और डॉक्टर को अगर फी देनी है तो भगवान को फी देनी पड़ेगी। तो हमारे भगवान के मंदिर में एक डिब्बा रखा हो जो इमरजेंसी में काम में आता है। इमरजेंसी के मतलब उसका सहारा लेने हेतु। तो ऐसे समय हम लोग क्या करते हैं, उस डिब्बे में कुछ ना कुछ डाल देते हैं, इमरजेंसी की सीवियरिटी को देखते। इमरजेंसी ज्यादा बड़ी है तो 500 रुपये, उससे भी ज्यादा बड़ी है तो 1000 रुपया, उससे अगर कम है तो 101, 51, 21, 11, जो भी कुछ। हमारी जिसकी जैसी हैसियत और समस्या जितनी तीव्र है। मुझे अभी भी याद आता है, मेरे बच्चों की शादी में एक छोटा चम्मच भी चोरी नहीं हुआ। जब शादी में निकलते थे तो भगवान के चरणों में 1001 रख देता था, हाथ जोड़ता था कि भगवान ख्याल, एक चम्मच भी चोरी नहीं। वैसे ही अगर मेरी पोती की शिकायत, सेहत अच्छी नहीं है, तो भगवान के सामने 101 रुपया रख के भगवान से हाथ जोड़ता हूँ। भाई जिस डॉक्टर को मैं पहचानता नहीं उसके 500 और 1000 रुपए फी में देता हूँ, मगर जिसका रोजाना जिंदगी में अनुभव करता हूँ, भले ना दिखे, उसका अस्तित्व मैं स्वीकार करता हूँ, उसके सामने 101 रुपए रख के हाथ जोड़ता हूँ। और मैंने जैसे बच्ची पोती के खांसी रुक गई, आगे क्या करूं इसके लिए मैं मेडिटेशन किया। और मेडिटेशन में आपको आश्चर्य होगा कि जो अगली दवा मुझे देनी है उसका नाम मेरे ब्रेन में आ गया। उठते बराबर सुबह 4:30 बजे उठा, किताब खोली, उसके लक्षण पढ़े, और मैंने पाया कि पूरे के पूरे लक्षण उससे जुड़ते थे। उसकी एक खुराक मैंने उसको दी, उसके बाद 3 महीने तक उसको कोई भी शिकायत, मानसून में भी शिकायत नहीं हुई, चेंज ऑफ क्लाइमेट हुआ उसमें भी कोई शिकायत नहीं हुई। आज मेरी पुत्री तंदुरुस्त। एक उदाहरण मैंने आपके साथ इसके पहले भी मैंने शेयर किया था, मैं दोबारा इस घटना को समझते हुए मैंने आपके सामने वह उदाहरण रखा। अभी मेरा विवेचन जो 10 साल्ट का है मैंने पूरा किया है। बचे हुए 2 साल्ट हम सबसे आखिरी में लेंगे। अभी इसके आगे हम लोग शारीरिक प्रॉब्लम के साथ कॉम्बिनेशन कौन कौन से बने, इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे। अगले मंगलवार से हम कॉम्बिनेशन पे विशेष गौर करेंगे। मैं लिस्ट तब तक बना लूंगा, समस्या और उसका कॉम्बिनेशन। और ये आपको सिखाते सिखाते मैं व्हाट्सएप पे भी उसको डाल दिया करूंगा। मैं इतना कहते हुए अपने लफ्ज को विराम देता हूँ। हरिओम, हरिओम, हरि।